आज उसके लिए हमने तकलीफ़ दी है हमारे जो गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियन हैं, यानी जो गुर्दों के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर इरफान हैदर साहब को, जो किसी ख़ास तौर पे शादरा की कम्युनिटी के लिए तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह पिछले 5-6 साल से यहाँ पे शादरा की कम्युनिटी को ख़ास तौर पे बहुत सर्व कर रही हैं और इनको शादरा के हिसाब से मसीहा ऑफ द शादरा कहा जा सकता है। तो मैं अब इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं करूँगा, डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो बिल्कुल ब्रीफली अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप हमें दे दें कि आपकी ग्रेजुएशन और बाकी जो मामलात हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जी डॉक्टर इरफान हैदर। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया। सर मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुझसे बहुत सीनियर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमारे, और मैं यहाँ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ, जो कि दवाइयों से गुर्दों का इलाज करता है। ठीक, इसमें ऐसे कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से है, जो कि मैंने 2003 में किया। उसके बाद मैंने मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन की है सर्विसेज हॉस्पिटल से। इसके लिए मैंने फेलोशिप है मेरी मेडिसिन में 2010 में मैंने फ़ेलोशिप मेडिसिन की है, और उसके बाद मैंने नेफ्रोलॉजी की फ़ेलोशिप की है। वो मेरी ट्रेनिंग है म्यू हॉस्पिटल से, वो मैंने 2015 में की है। उसके बाद से 2015 से अब तक मैं काम कर रहा हूँ इधर गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा में, जहाँ से ये मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, तो अब सर जैसे मुझसे सवाल करेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता जाऊँ। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ख़ास तौर पे जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, यानी एक चीज़ है कि रीनल फेलियर हो गया है, अब उसकी बाद की मैनेजमेंट रिलेटेड टू बोन्स जो हैं और किस तरह के पेशेंट्स उनके पास आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज उनसे डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा में टाइम दिया। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली बताइएगा कि जो पेशेंट्स आपके पास डायलिसिस में आते हैं उनमें बोन रिलेटेड क्या इश्यूज़ आ रहे होते हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी करा दिया है, तो उसमें ये से है कि जी हमारे पास गुर्दे फेल होने के बाद कैटेगरीज जो हैं वो 2 तरह के पेशेंट्स की मैंने बतानी है आपको। वो ये है कि जी कुछ पेशेंट्स को हम जो डायलिसिस एडवाइस करते हैं वो खून की सफाई डायरेक्टली मशीन के ज़रिए होती है, और दूसरे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि खून की सफाई ही हम करते हैं लेकिन पेट में पानी भर के करते हैं, उसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कह देते हैं। ठीक, तो इन दोनों डायलिसिस की टेक्निक्स में जो पेशेंट्स के हड्डियों के मसाइल हैं थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं आपस में। अब जब जिसके गुर्दे फेल हैं उसमें असल मामला क्या होता है जिसकी वजह से ये हड्डियों के मसाइल पैदा होते हैं, तो एक बड़ा वेल नोन विटामिन है जो कि विटामिन डी है, वो गुर्दों के ज़रिए उसको ऐसी सूरत हाल में आना होता है उसने जिससे आपका जिस्म फ़ायदा उठा सके। तो यानी उसने एक्टिवेट होना, गुर्दे में जाके एक्टिवेट होना है। पहले जिगर में, जैसे आपने पहले बताया था कि एक जिगर में पहले जाके उसने एक्टिवेट एक कंडीशन में होना है, फिर उसके बाद उसने गुर्दे में आके एक्टिवेट होना है और फिर उसने असर करना है जिस्म के ऊपर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो आप विटामिन डी आम तौर पे जो कि इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गन मीट्स में होता है। ऑर्गन मीट्स का मतलब है ये जो आप तेल गुर्दे इस्तेमाल करते हैं, मीट है आपका, उसमें जो अवेलेबल होता है वो आपके अंदर जाएगा जब, तो वो जिस्म के लिए उस वक्त तक कारआमद है ही नहीं जब तक वो जिगर और गुर्दों के ज़रिए अपनी एक ख़ास सूरत हाल में ना आ जाए, एक्टिवेशन ना उसकी हो जाए कि वो आपके जिस्म के लिए कुछ काम कर सके। तो विटामिन डी आमतौर पे जो आम पॉपुलेशन हमारी लेती है वो तो ज़ाहिर बात है उनके गुर्दे और जिगर ठीक होते हैं तो वो फ़ौरन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन गुर्दों और जिगर के मरीज़ में मसला ये आ जाता है कि जी वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आता ही नहीं है, तो इसलिए उनके बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। दूसरा ये जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनके अंदर तज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, वो भी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही होती है। सही, ठीक है। तो अब विटामिन डी की वो जो एक्टिव फॉर्म है
वो किस तरह से है, उसके नाम से तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो उसकी वजह से ये होता है। लेकिन जो असल मामला खड़ा हो जाता है, विटामिन डी आपके अंदर जब एक्टिव नहीं होगा डायलिसिस के मरीज़ में, तो आहिस्ता 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 आपके अंदर जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है, जो जिस्म का हिस्सा बनना है, खाने की आंत में से उसने खून की नालियों में आके वो शामिल होना बंद हो जाता है और कैल्शियम का लेवल नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। सही, ठीक। और कैल्शियम आपकी हड्डियों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ठीक, बिल्कुल। विटामिन डी अब आ नहीं रहा आपके पास एक्टिव फॉर्म में क्योंकि आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे। कैल्शियम का लेवल इसलिए नीचे जाना शुरू हो गया है कि विटामिन डी क्योंकि है नहीं जो कि एक्टिव फॉर्म में, आप चाहे जितना मर्जी मुंह से ले रहे हो, एक्टिव फॉर्म में नहीं आ रहा और वो आपकी खाने की आंत में से कैल्शियम को नहीं ले रहा और हड्डियों की सेहत के लिए काम नहीं कर रहा, तो हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाएंगी आपकी। उससे दूसरी तरफ से एक अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है आपके अंदर, पैराथायराइड हार्मोन। आपने थायराइड ग्लैंड तो सुना होगा यहाँ पे, इसी के साथ ही पैराथायराइड छोटे छोटे 4 ग्लैंड्स पड़े होते हैं आपके गर्दन में ही। सही, जो कि विटामिन डी जब कम हो जाता है तो आपके जिस्म में आपके कैल्शियम के लेवल को पूरा रखने की कोशिश करते हैं। वो पीटीएच उसका एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ करते हैं और वो पीटीएच क्या करता है जनाब, आपकी खाने की आंत में से तो आया नहीं कैल्शियम, आपकी हड्डियों में से निकालना शुरू कर देता है। यानी वो बॉडी को कंपनसेट कर लेता है, बॉडी को उसने देना ही देना है क्योंकि वो तो वाइटल रोल है कैल्शियम का हर जगह पे। जी बिल्कुल। तो वो बोन्स में से सेक्रीफाइस करता है और बोन्स में से निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर आपके कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो आपके जिस्म पे बहुत बुरे असरात उसके आते हैं। जो सबसे बुरा असर है वो ये है कि पट्ठों में इंतहाई शदीद किस्म का खिंचाव आ जाता है और उसके साथ साथ आपके अंदर जैसे मिर्गी के झटके हैं उस तरह के झटके हो सकते हैं। तो जिस्म ने हर सूरत आपका एक ख़ास कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने की कोशिश करनी है, चाहे आप विटामिन डी नहीं भी ले रहे तो चाहे उसने बोन्स को ख़राब करके आपका कैल्शियम लेना है, उसने आपके जिस्म में कैल्शियम पूरा करने की कोशिश करनी है। ठीक। अच्छा सर, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जी में डायलिसिस के या रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स जो CKD के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो इशू ज़्यादा हमारे पास प्रेजेंट करता है इन ऑर्थोपेडिक्स वो होता है कि जी जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स और उसके बाद ख़ास तौर पे हिप और जो उसके अराउंड पेन्स हैं, तो वो भी जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो उसी विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो रहे होते हैं या उसका कोई मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है? जी देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले तो ये है कि जी हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बता दिया हुआ है। पहले मैं हीमोडायलिसिस की तरफ आ जाता हूँ कि हीमोडायलिसिस में हड्डियों में दर्दें क्यों हो रही होती हैं। जो मशीन पे डायलिसिस हो रहा है उसमें आप कहते हैं कि दर्दें क्यों हो रही होती हैं। अब मशीन के डायलिसिस में आपका जो आमतौर पे मसला आ जाता है ना, वो होता है कि कैल्शियम डेफिशिएंट रहते हैं ये पेशेंट्स। और यही पेट के डायलिसिस वाले हैं उनमें कैल्शियम एक्सेस में होता है। अच्छा, उनमें कैल्शियम बढ़ जाता है क्योंकि पेट में जो पानी हम भरते हैं वो सारा दिन पेट के अंदर रहता है, वहाँ से कैल्शियम आहिस्ता 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 एब्जॉर्ब होता रहता है। ठीक है। और जो खून के डायलिसिस वाले होते हैं उनमें कैल्शियम क्योंकि आपकी खाने की आंत में से तो आना नहीं है, तो विटामिन डी आपके पास है नहीं है, तो आपका पीटीएच जो बढ़ा हुआ होता है वो हड्डियों में से निकालता रहता है। ठीक है। ठीक। तो अब इसमें मसला ये खड़ा हो जाता है, जिन पेशेंट्स में हीमोडायलिसिस हो रहा है, खून वाला डायलिसिस हो रहा है, उनमें कैल्शियम लो होने से जो पीटीएच बढ़ के आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकालता है, उससे आहिस्ता 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 आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं, इतनी पतली हो जाती हैं कैल्शियम दे दे के, जैसे आप एक अंडे के छिलके को ले लें। ठीक है। तो बिल्कुल एग शेल की तरह हो जाती हैं और उनमें छोटे छोटे फ्रैक्चर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें माइक्रो फ्रैक्चर्स शुरू हो जाते हैं। वो जो हड्डी के ऊपर झिल्ली होती है वो पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जब वो माइक्रो फ्रैक्चर्स उसको डैमेज करते हैं तो वो आपको शदीद पेन की शक्ल में वो प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। कैल्शियम हम डायलिसिस के दौरान सप्लीमेंट कर सकते हैं? देखें, क्योंकि डायलिसिस के सेशन आप हफ्ते में 2 या 3 करवाते हैं हीमोडायलिसिस के, और वो 4 घंटे के लिए मैक्सिमम डायलिसिस का सेशन होना होता है, वो सारे दिन के लिए तो चलेगा नहीं। तो आप जितना भी कैल्शियम आप दे लेंगे वो आपके लिए कम पड़ जाना है।
ठीक है, क्योंकि हफ्ते में 3 बार आप सिर्फ 4 घंटे का फंक्शन रिप्लेस कर रहे हैं किडनीज का, जो कि 10% ऑफ द किडनी फंक्शंस बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कैल्शियम रिप्लेस कर भी लेंगे, जितना भी कर लेंगे, लेकिन वो आम तौर पे कम ही रूटीनली आप करते हैं जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग डायलिसिस। जी, जो डायलिसिस का फ्लूइड हम यूज़ करते हैं जिससे हम खून को साफ करते हैं, ये एक पेचीदा अमल है, तो उसमें हमने स्पेसिफिक कैल्शियम की कंसंट्रेशन रखी हुई होती है। अच्छा, लेकिन ये कि उसमें विटामिन डी और पीटीएच को नॉर्मलाइज करने की इतनी खासियत नहीं होती है कि जी वो आपकी ये सारी मेटाबॉलिज्म को खून को नॉर्मलाइज कर सके। तो रेगुलर आप जो आपके पेशेंट्स आते हैं इस तरह के या जो डायलिसिस पे होते हैं और आप प्रिडिक्ट भी कर रहे होते हैं कि जिनमें कैल्शियम की और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो कोई रेगुलर मेडिसिन्स भी उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं? जी बिल्कुल, रेगुलर मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करते हैं हम, लेकिन एक जो चीज़ मैं अभी बताना पीछे भूल गया वो मैं पहले ऐड करना चाहूँगा। जी प्लीज़। एक तो मैंने बता दिया, हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट्स जो खून से डायलिसिस करा रहे होते हैं उनकी तो हड्डियाँ बारीक होते होते बिल्कुल एग शेल की तरह बिल्कुल भुरभुरी सी, बिल्कुल बारीक सी हो जाती हैं। जो दूसरा डायलिसिस करा रहे होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, उनकी क्योंकि कैल्शियम तो उनमें पूरा रहता है, उनकी अब जिस्म का काम जो आपकी हड्डियों की मजबूती है वो मुनहसर होती है कि आपका पुराना कैल्शियम निकलता रहे और नया कैल्शियम फॉस्फोरस आपका डिपॉजिट होता रहे। बिल्कुल। उसमें नया कैल्शियम, पुराना कैल्शियम निकल के नया कैल्शियम डिपॉजिट क्योंकि नहीं हो रहा होता लगातार, तो आपकी हड्डियाँ तो बहुत मोटी होंगी लेकिन उनमें मजबूती जान नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो वो हड्डियां भी उसी तरह की दर्द का शिकार हो जाती हैं जिस तरह की आपकी बारीक हड्डियां शिकार होती हैं। तो इसमें ये है कि इनकी दवाई जो है, अब इसमें ये दवाई जो इनकी प्रिस्क्राइब करना, वो जैसे मैंने पहले बताया कि जी जो बेसिक इशू खड़ा हो रहा है वो तो हो रहा है आपका विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म है वो अवेलेबल ना होना। लेकिन आप सिर्फ अगर विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म रिप्लेस कर देते हैं, मुंह से खाने के लिए दे भी देते हैं, तो फिर भी ये इंतहाई पेचीदा अमल है, इसको आप बैलेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसको आपको पीरियोडिकली वक्तन फ़वक्तन कम से कम हर 3 महीने बाद इस बैलेंस को चेक करना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से आपके विटामिन डी की खुराक और कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह के बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। तो आप ये इसी तरह समझ लें कि आप बहुत समझदार भी हों तो आप अपने हड्डियों के ये बुरबुरे होने के, बारीक होने के, या अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं, मोटे होने के अमल को रोक नहीं पाएंगे जब तक कि एक समझदार और तजर्बाकार मौलिज आपके साथ शामिल नहीं है। तो जो अक्सर हमारे मरीज़ों में मसला आ रहा होता है जब वो 8-10 साल डायलिसिस पे रह लेते हैं, एक तो हड्डियों की पेन जैसे सर ने बताया और दूसरे फ्रैक्चर्स हैं, और वो फ्रैक्चर्स भी इस किस्म के होते हैं कि अगर हम उनका इलाज करने की भी कोशिश करें तो वो जुड़ने के काबिल नहीं रह जाते। ऐसे ही है, बिल्कुल उसमें टेंडेंसी नहीं रहती। हाँ जी, तो अगर आप उसको जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो हड्डियाँ इस काबिल नहीं होंगी कि वो जो यहाँ वो पतली इतनी है या वो उनका कैल्शियम और वो फॉस्फोरस उनका आर्किटेक्ट ही ख़राब हो चुका हुआ है। तो इसमें आप अगर लगातार अपनी हड्डियों की सेहत के लिए वक्तन फ़वक्तन टेस्ट करा के अपने अद्वियात जो कि इन सारे मामलात को मैनेज करने के लिए वो एडजस्ट नहीं कराएंगे, उनको ठीक नहीं कराएंगे, तो किसी तरह से भी आप अपनी हड्डियों को सेहतमंद नहीं रख पाएंगे। सही। तो अच्छा इसमें सर एक बस लास्ट पे आपसे पूछना है कि ये जो डायलिसिस पे पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो पेरिटोनियल डायलिसिस है चाहे वो हीमोडायलिसिस है, क्या कोई डाइटरी सप्लीमेंटेशन इस तरह की कर सकते हैं कि जिससे इस प्रोसेस को स्लो किया जा सके? जी, इसमें ऐसे है कि आप 2-3 तरह से इस चीज़ को रोका जा सकता है कि जी आपका अदर देन मेडिकेशन तो आपका डॉक्टर सेट करेगा, वो तो फिजिशियन सेट करेगा। उसके बाद आपकी खुराक जो है वो इस किस्म की होनी चाहिए जिसमें कैल्शियम फॉस्फोरस एक बैलेंस्ड मिकदार में हो। फॉस्फोरस जो आपका है वो आपका कम मिकदार में होना चाहिए ताकि हड्डियों को बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस ना मिले और वो कैल्शियम के साथ जो एक्स्ट्रा आपके जिस्म में विटामिन डी एब्जॉर्ब कराएगा जो आपका मौलिज आपको देगा, ठीक, वो दोनों मिलके आपकी हड्डियों को, जिस्म की खून की नालियों को, पट्ठों को, दिल को नुकसान ना पहुंचाएं। सही। तो इसमें आम तौर पे जो हम डाइट्स रिस्ट्रिक्ट मतलब जिसकी मिकदार हम कम कर देते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको
कि जी आपको हम दूध जो है वो कम मिकदार में लेने को कहते हैं। उसको सिंपल सा हम कहते हैं जी कि आप 1 पाव दूध, दही या लस्सी में से कुछ चूज़ कर लें, या इन तीनों चीज़ों को मिला के 1 पाव रोज़ाना इस्तेमाल कर लें, रोज़ाना इस्तेमाल कर लें। ठीक, तो इसके अलावा जो आपका फॉस्फोरस है वो आपके प्रोटीन्स, जो कि मैंने पहले भी पिछले इंटरव्यू में अपने में बताया था कि प्रोटीन्स में जैसे यूरिक एसिड होता है उसी तरह फॉस्फोरस भी उसी कंटेंट में मौजूद होता है। तो प्रोटीन का इनटेक आप 1 ग्राम पर केजी पर डे से ज़्यादा डायलिसिस के मरीज़ों में नहीं जाने देते, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि फॉस्फोरस जिस्म में जो ज़्यादा आएगा वो भी कैल्शियम के साथ मिलके आपके खून की शरीयानों को, हड्डियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। सही। 1 ग्राम करने के लिए मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था जैसे कि आप 1 बोटी सुबह और 1 बोटी दोपहर को ले लें, ठीक है। या फिर आप अगर सूप्स इस्तेमाल करते हैं तो 100 या 150 ml से ज़्यादा सूप आप एक दिन में ना इस्तेमाल करें। अंडा फिर इसमें आ जाता है वो, या ड्राई फ्रूट्स भी आप कुछ दानों से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल मत करें, नहीं तो आपका फॉस्फोरस बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, और बाकी कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन का है वो मुनसर होता है आपके विटामिन डी के आने पे। सही। फॉस्फोरस तो आपका विटामिन डी हो या ना हो एब्जॉर्ब होता चला जाना। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट होती है क्योंकि विटामिन डी पे तो आपका मॉलेज खुद से आपका विटामिन डी जो रिप्लेसमेंट है वो इस तरह से एडजस्ट कर देता है कि आपका कैल्शियम ख़राब ना हो। तो कैल्शियम के बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत एब्जॉर्प्शन और उसके लेवल के डायरेक्टली नहीं ज़रूरत होती। ठीक, तो गुर्दों के मरीज़ में फॉस्फोरस पे हम ज़्यादा अपना तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला और वक्तन फ़क्तन इस तरह के इश्यूज़ और पब्लिक अवेयरनेस के इश्यूज़ के लिए हम आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। नाजरीन, आज आपने जो डिस्कशन में देखा कि डॉक्टर इरफान हैदर साहब ने, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, गुर्दों के मुआलिज हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल में जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनमें किस तरह एहतियात करनी है, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से उनको हड्डियों के प्रॉब्लम से बचाना है ताकि उनमें सूडो फ्रैक्चर या फ्रैक्चर्स ना हो। तो ये सारी चीज़ें, सारी एहतियात उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप या आपसे आपके रिलेटिव्स में से या आपके जानने वालों में से कोई भी अगर डायलिसिस के उसमें है तो उनको ये अवेयरनेस वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get informative videos in time.